सर, गजा में इसराइली जारहियत का नया राउंड शुरू हो चुका है और 24 घंटों से थोड़े ज़्यादा वक्त में हमने देखा है कि इसराइली बमबारी से 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को इक़्तिदार संभालने जा रहे हैं। क्या मशरिक़ वुस्ता में अमन का क़याम उनके एजेंडे में तरजीही तौर पर शामिल है और कौन से नंबर पर शामिल होगा आपके ख्याल में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी गजा से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि जंगबंदी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो जंगी अहदाफ हैं उनको ज़रूर हासिल होना चाहिए, उसके बाद जंगबंदी होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ये जंगी अहदाफ जो हैं वो इज़राइल की तरफ से हैं और ये जंगी अहदाफ का किसी को पता नहीं है कि क्या जंगी अहदाफ हैं। बिल्कुल। इस जो गुज़िश्ता साल है 2024, उसके अवाइल से असल में नेतन्याहू के जो एडवाइजर्स थे वो उनको कह रहे थे कि जी हमने जंगी अहदाफ हासिल कर लिए हैं, तो अब हमें जंग को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप देखें कि पूरा 2024 गुजर गया और बिल्कुल। नेतन्याहू की जंग खत्म नहीं हुई और उनके जितने मुखालिफ कुव्वतें थीं उनको उन्होंने ज़ेर किया है, उनकी ताकत को कम किया है। तो अब अगर आप देखें तो ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है जो कि सिर्फ इजराइल की तरफ से जारी है, क्योंकि जंग में दो मुखालफिन होते हैं, जो दो फरीकैन होते हैं जो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं। इस वक्त इसराइल को चैलेंज करने वाला वहां पे कोई नहीं है। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को अगर आप ज़हन में रखें कि जी जंग ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए लेकिन जंगी अहदाफ हासिल होने चाहिए, तो इससे तो ये लगता है कि इज़राइल अभी इस जंग को मज़ीद जारी रखेगा और जब तक नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल गोल्स नहीं अचीव कर लेते और वो ये नहीं समझ लेते कि 1% भी उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बाकी है, मेरा ख्याल है कि वो इस जंग को नहीं रोकेंगे। सही। अच्छा, और अमेरिका ने गजा जंग के लिए इसराइल को 1 साल के दौरान 18 अरब डॉलर की इमदाद भी भेजी है। क्या ट्रंप अपने वोटर से किए वादों के मुताबिक इसराइली इमदाद को रोक सकेंगे? क्योंकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये दावा करते रहे हैं कि अमरीकियों का पैसा जंगों में बर्बाद नहीं करने देंगे। अभी आप जैसा कि कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंग को नहीं रोकेंगे, तो मतलब ये इमदाद भी फिर तो जारी रहेगी। जी, ज़ाहिर बात है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जंग को नहीं रोकेंगे, वो जंग को ज़रूर रोकेंगे, लेकिन जो अहदाफ हासिल जंगी करने अहदाफ तक। हैं, उनके उसूल होने के बाद, हम्म। उनके हासिल होने के बाद, तो अब वो जंगी अहदाफ जब तक हासिल नहीं होंगे, जब तक अमेरिकन मनी जो है, अमेरिकन पैसा है, वो पंप इन होता रहेगा। हम्म। नेतन्याहू नेतन्याहू या इज़राइल जो है, पिछले तकरीबन सवा साल से 3-4 महाज़ों पे अकेला लड़ रहा था। हम्म। आप दुनिया का कौन-सा मुल्क है जो एक डेढ़ सवा साल तक 3-4 महाज़ों पे अकेला लड़े? यकीनन उनके साथ अमेरिकन सपोर्ट थी, अमेरिका के हामियों की सपोर्ट, तो उसी वजह से वो लड़ते रहे। और अगर आगे भी उसने इस जंग को लेके जाना है और उसने मतलब सीरिया में कार्रवाई करनी है, लबनान में बिल्कुल। करनी है, यमन में करनी है, तो उसको फिर इनकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वरना अकेला तो वो नहीं कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप खुद को बज़ाहिर तो अमरीकी वॉर पॉलिसी से बेज़ार ज़ाहिर करते हैं। वो दुनिया भर के तनाज़ात से अमरीका को निकालना और तिजारत के ज़रिए असर व रसूख बढ़ाना चाहते हैं। क्या वो अपने मंशूर की अमलदारी में कामयाब होंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का आप पिछला टेन्योर देखें तो उस ज़माने में अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने बड़ा उरूज पाया था। बहुत सेल हुई थी अमेरिकन वेपन्स की। जंगें नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने इस तरह की सिचुएशन पैदा की पूरी दुनिया में कि उन्होंने ईरान को एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज किया बिल्कुल। गल्फ के लिए। तो गल्फ कंट्रीज में उन्होंने बेताशा वेपन बेचा। 110 बिलियन डॉलर को तो खाली सऊदी अरब था, यूएई ने खरीदा, फिर इसराइल का परमानेंट कस्टमर है, उधर उन्होंने नॉर्थ कोरिया को किया। तो इन्होंने इनकी स्ट्रेटेजी बेसिकली देखें, जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, वो एक बड़ा अहम रुकन है उनकी ओवरऑल मईशत का। तो बिल्कुल। उन्होंने उसके जरिए भी पैसा कमाना होता है और जंग बेशक ना हो, बेसिकली वेपन की जो सेल होती है वो जंग से पहले होती है। तो जंग का माहौल पैदा करने से वेपन बिकता है, जंग सही। करने से नहीं। सही। अच्छा, अगर हम शाम की बात करें तो शाम में इसा नफ्सी की हुक्मरानी है और दमिश्क में मगरबी सिफारतकारों का भी एक जमघटा लगा हुआ है, जिन्हें शाम की तकदीर का फैसला बदलने की जल्दी है। कैसे देखते हैं आप इस मंजरनामे को? देखिए, शाम में इस वक्त जो हुकूमत है ना, उसके सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो इकोनॉमी का है, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं शाम पे, उनकी कोशिश है कि उनको हटाया जाए। बिल्कुल। और दूसरा चैलेंज है इंटरनेशनल रिकग्निशन, यानी उनको दुनिया में रिकग्नाइज किया जाए एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हालांकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इन्होंने 1 मार्च को
ये जो इक़्तिदार है ये मुंतकिल करना है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस चीज़ का अहाता नहीं किया कि ये इक़्तिदार मुंतकिल कैसे होगा। हम्म। तो इस वक़्त उनके सामने जब ये 2 चैलेंजेज़ हैं, तो वो बड़ी आप देखें कि मुहतात तरीके से स्टेट क्राफ्ट को निभा रहे हैं। उन्होंने मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान से, लिबिया से, इराक से कुछ सबक सीखा है कि हम्म। भई अगर हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ना रही और हमने बहुत ज़्यादा जल्दी की और बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए जो कि उमूमी तौर पर दुनिया में अच्छे नहीं समझे जाते, तो फिर हमें ये दोनों अहदाफ हासिल नहीं होंगे। अब आप उन हम्म। देखें उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी शुरू कर दी है कि उनके वज़ीर ख़ारिजा जो हैं, वो सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब का विज़िट किया है, हम्म। क्योंकि वो समझते हैं कि सऊदी अरब से उनके ये 2 बड़े अहदाफ दोनों हासिल हो सकते हैं। यानी एक तो उनको मुस्लिम ममालिक में जगह मिल सकती है, दूसरा ये कि उनको कोई माली इमदाद मिल सकती है वहाँ से, सही। और फिर बाकी दुनिया में भी सऊदी अरब उनके लिए लॉबिंग कर सकता है। कुछ गैर कानूनी इल्लीगल काम वहाँ पे शुरू हो गए, लाइक स्मगलिंग शुरू हो गई है उनके जो नवादरात हैं उनकी। अच्छा। हम्म। और जो स्मगलर्स हैं, जो ड्रग ट्रेडर्स हैं, वो कीमती नवादरात शाम से लेके जा रहे हैं, क्योंकि नफसा नफसी का आलम है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है इस गवर्नमेंट का, तो इसलिए वो नवादरात लेके जा रहे हैं और जॉर्डन के रास्ते उनको स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी एक परेशानी का बाइस बिल्कुल है। फिर बिल्कुल। तो एक और परेशानी का बाइस ये है कि उन्होंने तमाम आर्म्ड फैक्शंस यानी जो मुसल्लह जत्थे हैं, उनको बैन करने का ऑर्डर दिया है। हम्म। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी लोग अपना वेपन और एमुनिशन जो है वो जमा कराएं हुकूमत को। अब बहुत सारे लोगों ने तो वॉलंटरीली जमा करा दिया, लेकिन बहुत सारे बशारुल असद साहब के ज़माने की फ़ौज के लोग हैं, ख़ास तौर पे हुम्स में, जी। जिन्होंने नहीं करवाया। 1.5 लाख की फिगर है जिन्होंने अभी तक जमा नहीं कराया। तो अब वो घर-घर तलाशी लेके उन लोगों को पकड़ रहे हैं और उनसे वेपन्स और एमुनिशन निकलवा रहे हैं। अच्छा। तो सही। ये जी, तो ये सारा मतलब एक केओस का वहाँ पे मामला चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत वहाँ पे थोड़ा-सा मुदब्बराना रवैया अख्तियार किए हुए है और गो स्लो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें उस मोड में वो चल रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, शाम की फ़ौज की कमान गैर मुल्कियों समेत 50 से ज़ायद जंगजू कमांडरों के हवाले कर दी गई है। मौजूदा शामी फ़ौज के स्टेटस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जंगजू हैं ना, इस वक्त इनका एज जो पुरानी शामी फौज थी उसके ऊपर ये है कि इन्होंने उनको डिफीट किया है और बड़ा तेजी से डिफीट किया है। तो बिल्कुल। ये अपने आप को उनके ऊपर प्रोफेशनली बेहतर समझते हैं, और ये इसीलिए उनकी जो हम्म। पुरानी शामी फौज है जो बशारुल असद साहब के ज़माने की, उसको इन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो सारे सरेंडर कर दें और जिसके पास जो असला है वो वापस ला के दे दें। इराक में देखिए ऐसे ही हुआ था कि वहाँ पे पुलिस और फौज को बैन कर दिया गया था, तो जो लोग थे जिनके पास असला और बारूद वगैरह मौजूद था वो अपने साथ ही ले गए, और फिर वो ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ ग्रुपों और तंजीमों के हाथ लग गए और फिर वहाँ पे एक शोरिश शुरू हो गई। तो ये हम्म। इस वक्त बेसिकली इस कोशिश में है कि जितना भी असलहा और बारूद प्राइवेटली लोगों के पास है, उस सब को जमा करके एक मुनज़्ज़म फ़ौज के नीचे उसको जमा कर लिया जाए। वैसे ही आप देखें कि इज़राइल ने 80% मिलिट्री कैपेबिलिटी तो इनकी तबाह कर दी है। तो जो बड़ा-बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट था मिलिट्री का, वो तो अब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। तो और ये जो जंगजू हैं, ये छोटे हथियारों से ही लड़ते हुए आए हैं, तो इनकी महारत छोटे हथियारों की ही है। हम्म। तो ये वो सारे छोटे हथियार और असला और बारूद ये सब चीज़ें जमा करते फिर रहे हैं। सही। अच्छा 2000 जंग की खाना जंगी के दौरान अगर बशारुल असद हुकूमत छोड़ देते तो शायद आज शाम की फौजी ताकत यूं आपसी लड़ाई में ना झोंकी गई होती। हुक्मरान तबके के नागबत अंदेश फैसलों का फौजी जवाल में कितना हाथ होता है? देखिए, क्लॉज़विस एक बड़े मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट गुजरे हैं और उनका एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी था, जो वो कहते थे कि हुकूमत, फौज और अवाम ये तीनों मिल के मुल्क चलाते हैं। ये तीनों मिल के ख़ास तौर पे किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अगर हम्म। मुल्क में आ जाए तो उसमें मिल के काम करते हैं। इनमें से कोई एक रुकन भी अगर वीक हम्म। हो या उसकी ना अंदेशी हो, तो बाकी दो वो काम पूरा नहीं कर सकते। हम्म। तो ये बात बिल्कुल मतलब बारहा ये बात साबित हुई है कि जो हुकूमतें कमज़ोर होती हैं या जिनकी फ़ौज कमज़ोर होती है या जिनकी अवाम फ़ौज के साथ या हुकूमत के साथ नहीं होती है, ये इक्वेशन पूरी नहीं रहती और इस इक्वेशन के पूरे ना होने की वजह से
वो मुल्क कमज़ोर हो जाता है, उसके ऊपर आफ़तें आ जाती हैं, उसके ऊपर जो उस परेशानियाँ आती हैं, वो उसको नहीं झेल पाता। बिल्कुल। तो शाम में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि जो हुकूमत थी उसकी नाकबद अंदेशी थी और फ़ौज की इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, ये इन्हिसार कर रहे थे रूस पे, ईरान पे, उनके हुँ, एडवाइज़र्स और जो हुकूमत और लोगों के दरमियान फ़ासला था, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जिसकी वजह से हुकूमत की रूट्स नहीं रही थी और उसके पास कोई मोरल जस्टिफ़िकेशन नहीं रही थी कि वो हुकूमत को मज़ीद चला सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, क्या आप इत्तेफ़ाक करेंगे कि बतौर पाकिस्तानी हमें शाम के हालात को एक टेस्ट केस के तौर पर देखना चाहिए कि अंदरूनी अदम इस्तेहकाम ने शाम के दुश्मनों को मज़बूत किया और इसकी फ़ौज को कमज़ोर कर दिया? जी देखिए, एक बुनियादी जो फ़र्क पाकिस्तान और शाम में हम देखते हैं ना, वो ये है कि शाम बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा था बैरूनी ताकतों पे बिल्कुल। और एक एक प्लेग्राउंड बना हुआ था बाहर की ताकतों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला नहीं है। हुँ, हुँ। पाकिस्तान सारा कुछ खुद ही अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी फ़ौज है, उसकी अपनी हिकमत अमली है, उसके बिल्कुल। अपने डिसीजंस हैं, हुकूमत है, उसके अपने डिसीजंस हैं और अवाम जो है, वो ज़ाहिरी बात है कि उसकी सपोर्ट हुकूमत को और फ़ौज को हासिल है। तो यहाँ पे फ़िलहाल उस तरह का कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन हमें बहुत सारे सबक हैं जो हम इस शाम की सूरत हाल से बिलउमूम मुस्लिम उम्मा सीख सकती है। जो पहली चीज़ ये है कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फुक़दान है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दुनिया से पीछे हैं। बहुत पीछे यानी हैं, हम बिल्कुल। 14 हम आज जो भी साइंस हमें चीज़ बताती है तहकीक करके हम कहते हैं ये हमें 1400 साल पहले इसका क्लू मिल गया था। तो अगर 1400 साल पहले क्लू मिल गया था तो भाई उस पे रिसर्च हमने क्यों नहीं की? हुँ, हमने क्यों नहीं ढूँढी वो चीज़? बिल्कुल। इसी तरह जो कल आने वाला है उसके उसमें जो टेक्नोलॉजी आनी है ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, साइबर वॉरफेयर का ज़माना है। हमें उसमें महारत हासिल करने की ज़रूरत है, आज उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि हल कल हम दुनिया से पीछे ना रह जाएँ। बिल्कुल इसी ठीक। तरह जो मुस्लिम उम्मा के लिए एक और इसमें बड़ा जो सबक है वो ये है कि देखें गवर्नेंस सिस्टम जो है ना हमारा उसमें लोगों की फलाह व बहबूद हमारी हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। और वो कोई भी सिस्टम हो गवर्नमेंट का, वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अमेरिकन डेमोक्रेसी लें या यूके ब्रिटिश डेमोक्रेसी लें या आप कोई भी किसी और मुल्क को कॉपी करें। आपका जो भी गवर्नेंस सिस्टम है उसमें लोगों की और मुल्क की जो फलाह व बहबूद है, वो सबसे पहले नंबर पे होने चाहिए। तो आपका मुल्क अंदरूनी तौर पे मज़बूत रहता है और जब आप अंदरूनी तौर पे सही। मज़बूत होते हैं तो किसी ताकत की मजाल नहीं है कि वो आपको छेड़ सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत-बहुत शुक्रिया एडमिरल रिटायर्ड फैज़ साहब आपके वक़्त देने का।